Welcome back to my YouTube channel Chemistry Tips and Tricks. Today we will study the second part of solving questions of NEET 2018 paper. In the first part, we solve question number 1 to 27. In this part, we will solve rest questions of the NEET question paper 2018. Before we move forward, please subscribe my channels and hit the bell icon for the video notification. तो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारी अभी तक 20 साल की जो भी क्वेश्चंस आया है नीट में, ये सारे वीडियो आने वाला है। इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रिक हम देंगे, वो ट्रिक यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सारे जानकारी देंगे। और ये जो पहला पार्ट जो वीडियो इस सॉल्व पेपर का जो निकला था, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उस लिंक के आप क्लिक करके सारे वीडियो और सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिस Cn प्लस आयन, Cn माइनस आयन, NO एंड Cn। व्हिच वन ऑफ दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करने का ये जो कंसेप्ट है वो हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। तो लेकिन और अगर थ्योरी की तरह से जाएंगे तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन छोटा सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे, वो फार्मूला बता दूंगा। फार्मूला यूज़ करके आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली पूरे 10-15 सेकंड के अंदर, अगर आपको फार्मूला पता है। सिंपली आपको याद करना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल N2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको याद करना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना, 3। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर 3 ही बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो आइए चलते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे जल्दी से 15 सेकंड के अंदर एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखेंगे। आपकी स्क्रीन में है व्हाइट बोर्ड। अभी देखेंगे जो क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हम करेंगे। ये फार्मूला आप याद करेंगे। फार्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 into n. What is n? N is the number of valency electron lesser or more than that of नाइट्रोजन। तो एन आपका हो गया नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेसर और मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हम देखेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया N2, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया 14। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दोनों का हो गया 14। तो N2 का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 14 जानते हैं। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, तो जैसे कि मॉलिक्यूल में आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मॉलिक्यूल पूछा था NO, Cn माइनस, Cn प्लस। तो ये चारों का कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आपका CnO आयन जो है Cn का, आप इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर देंगे। अगर मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मैं फार्मूला लिखा है आप इजीली लिख देंगे, इजीली आप लिख पाएंगे। ये फार्मूला को आप लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर देंगे और इजीली आप फार्मूला नोट कर पाएंगे। 3 माइनस 0.5 इंटू n, ये फार्मूला को आप नोट करना होगा। ठीक है, चलते हैं कैसे हम आंसर निकालेंगे। CnO आयन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया 6,
नाइट्रोजन का हो गया 7, टोटल इक्वल टू 13। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 13। तो 14 से नाइट्रोजन हम कैलकुलेट करेंगे, 14 से 13 कितना कम ना, एक कम है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 माइनस 0.5 इंटू 1 दैट इक्वल टू 2.5। तो सी एन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। अच्छा देखेंगे सी एन प्लस का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सी एन प्लस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 + 7 13, प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो -1 दैट इक्वल टू 12। तो नाइट्रोजन से कितना कम है, 2 कम है। 14 से 12 हम माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 2 दैट इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2। और एक क्वेश्चन था, मैं बता देता हूँ NO का। अगर NO का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करेंगे, NO नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन का 8, तो टोटल इक्वल टू 15। तो ये 15 आपका 14 से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 माइनस 0.5 इंटू 1 दैट इक्वल टू दिस ऑल्सो 2.5। तो यहाँ पे दोनों का 2.5 आएगा। और एक मॉलिक्यूल हम देखेंगे, ऐसे ही आप यूज करके आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जाएंगे हम अभी। अगर ये जो मैं फार्मूला लिखा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसको तकलीफ हो रहा है आपको लिखने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को। स्क्रीन पे क्वेश्चन पे सी एन प्लस सी एन माइनस एन ओ और सी एन। तो सी एन माइनस का देखिए एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएगा। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13, और इसका हो जाए सॉरी 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 था इसका सेम हो जाएगा, तो आपका एन मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑर्डर है यहाँ पे 3 सियानो माइनस सियानाइड आयन सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी एन माइनस। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ पे देखिए ये राइमर टाइमर रिएक्शन है, फिनॉल का चैप्टर है। तो यहाँ पे फिनॉल अब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब रिएक्शन करेगा तो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आपका इंटरमीडिएट आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल आपको याद करना होगा। जो जब ही आपका क्लोरोफॉर्म आपका सॉल्वेंट के हिसाब से यूज करता है तो कम से कम डाइक्लोरोकार्बिन निकल जाता है आज इंटरमीडिएट। डाइक्लोरोकार्बिन आंसर हो जाएगा, मेरा याद है। लेकिन चलते हैं मैकेनिज्म की तरह से हम देखेंगे कैसे डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट यूज हुआ इस रिएक्शन में। दिस इज ए राइमर टाइमर रिएक्शन, दिस इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनल। फिनल प्लस CH3 प्लस NaOH gives the product ortho group content CHO group. Here the mechanism CHCl3 plus NaOH gives CCl3 minus. Here it gives Cl minus that convert to CCl2 containing lone pair electron, carbon containing lone pair electron, that is called dichlorocarbon intermediate. So dichlorocarbon is the intermediate incomplete octet. It has 6 electrons, act as electrophile. That this is the mechanism of the phenoxide ion react with CCl2. It will give orthohydroxybenzaldehyde, that is the Reimer-Teimer reaction product. This is the mechanism of the reaction. You can pause the video and write in your note copy if you want the mechanism of these reactions. But this is not necessary to know mechanism of this reaction. You have to know only the reaction, the solvent, the reactant, the product, and the intermediate. Next, move to the question number 30. Carboxylic acids have higher boiling points than aldehydes, ketones, and even alcohols of comparable molecular mass. It is due to their कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है aldehyde से, कीटोन से और अल्कोहल से। ये हम कैसे इसको दिखाएंगे, कैसे इसको, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला नहीं है। जो भी होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इनका बिटवीन होगा, इन बिटवीन, इंटरमोलिकुलर, विद इन इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कोई वान डर वाल्स अट्रैक्शन कोई नहीं है, वजह नहीं है कि दिखाएगा हायर बॉइलिंग पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ये चारों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर सही है, लेकिन 2 नंबर पॉइंट ज़्यादा सही है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्डिहाइड कीटोन्स एंड अल्कोहल। आंसर होगा इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31, compound C8H10O is found to react with NOI, that is iodoform reaction. When NaOH react with I2, NaOH plus I2 when react with compounds containing methyl ketone group, that will give iodoform, and this reaction is the iodoform reaction, and the product iodoform is the yellow precipitate. Which of the following will give iodoform reaction? As we know, we know alcohols, the secondary alcohol will give iodoform test, ethyl alcohol will give iodoform test, then aldehydes or ketone having CH3CO group. From the all these options 1 2 3 4, which is the secondary alcohol? I think option third. Option third, which alcohol will be secondary alcohol? Now the alcohol, the OH group should be form bond with the secondary carbon. The secondary carbon is the carbon has CH. If CH2, then that is primary. If CH, then that is secondary. If C, that is tertiary. So here in option 3, OH group form bond with the carbon having H hydrogen. So this is the CH carbon, secondary carbon, and answer will be option third. Here the mechanism in your screen, Y plus NaOH, that is NaOI, gives yellow precipitate CHI3. So this is the secondary alcohol react with gives carboxylate ion or carboxylic acid plus iodoform. Test iodoform, that is CHI3, that is yellow precipitate. चलते क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस इज दैट। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, सेकेंड ऑर्डर डिपेंड करता है। Second point, the rate of a first order reaction does depend on reactant concentration. The rate of a second order reaction does not depend on reactant concentration. First order depend करता है और second order depend नहीं करता है। Third point आ गया, first order reaction can be catalyzed, second order reaction cannot be catalyzed. Fourth point आ गया, the half life of the first order reaction does not depend on concentration of the reactant. The half life of a second order reaction does depend on concentration of reactant. तो ये सारे 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? आंसर होगा फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये करेक्ट डिफरेंस रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे रेट इक्वेशन लिखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड लिखा है ln2 डिवाइड बाई के, एंड फॉर सेकेंड ऑर्डर T half equal to 1 by Kc naught, that C naught is the initial concentration of the reactant. As T half of first order reaction does not depend on C naught, means initial concentration of the reactant, but T half of second order reaction depends on initial concentration of reactant. तो यहाँ पे देखिए ये सारे जानकारी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट जो है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, दैट इज the half life of a first order reaction does not depend on initial concentration of the reactant, and half life period of second order reaction depend upon the initial concentration of reactant. लेकिन और जो 3 पॉइंट है वो सही डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड ऑर्डर के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये सारे सही नहीं है। कंसंट्रेशन की तुलना से हम हाफ लाइफ पीरियड कंपेयर करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड आपका फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन के डिपेंड नहीं करता है, सेकेंड ऑर्डर का डिपेंड करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एमंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अगर बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम इन एक ही ग्रुप में है
अगर टॉप से बॉटम हम जाएंगे, हाइड्राइड का आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो बेरिलियम के बाद कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद बेरियम आएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा बेरिलियम हाइड्राइड इज लेस देन कैल्शियम हाइड्राइड इज लेस देन बेरियम हाइड्राइड, एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 34. Consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram. तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF values as shown in the diagram. तो ब्रोमीन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF values. ठीक है, तो कौन सा जो स्पेसिस है इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन का मकसद है. देखिए पहले तो BrO4 माइनस हो गया, इसमें पोटेंशियल हो गया 1.82 वोल्ट, वो चेंज हो जाएगा. BrO3 माइनस में थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है. देखिए BrO4 माइनस चेंज टू BrO3 माइनस, देन चेंज टू HBrO, देन चेंज टू Br2, देन चेंज टू Br माइनस. तो यहाँ पे फॉर HBrO देखिए इसका ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा +1 क्योंकि ऑक्सीजन का है -2, हाइड्रोजन का हो गया +1, तब ब्रोमीन का हो जाएगा +1. BrO3 माइनस में ब्रोमीन का हो जाएगा +5 और Br2 मॉलिक्यूल का हो जाएगा 0. तो यहाँ पे E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो यहाँ पे कैथोड HBrO हो गया, HBrO से Br2, क्योंकि यहाँ पे +1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रोसेस हो गया रिडक्शन. रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे होता है. लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एनोड किसका है? एनोड कौन है? जब HBrO चेंज होगा HBrO चेंज होगा BrO3 माइनस में, क्योंकि HBrO में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, BrO3 माइनस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हम माइनस करेंगे, 1.595 माइनस 1.5, ये जो वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल पॉजिटिव आएगा तो इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टानियस रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर HBrO में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं, और सारे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. एक जो क्वेश्चन आया है बहुत ही सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, आपका 11th का पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है. तो इन व्हिच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम? 18 ml of water, 10 to the power -3 mole of water, 0.00224 liter of water, vapors at 1 atm and 273 Kelvin, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर. तो ये चारों में किसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम है? देखिए हमको मोल कॉन्सेप्ट की रिलेशनशिप याद करना पड़ेगा. 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल is equal to 6.023 10 to the power 23 number of molecules, that is Avogadro number, that equal to atomic mass of the molecule, that equal to 22.4 liter at NTP. ये सारे को याद करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए ये 4 लीटर का एक है, एक मोल का है, एक ml का वॉल्यूम में दिया गया है, एक ग्राम में दिया गया है. देखिए 10 to the power -3 मोल ऑफ वाटर, 10 to the power -3 मोल ऑफ वाटर मतलब 1 मोल इक्वल टू 6.02 10 to the power 23 मोलिकुलर ऑफ वाटर. 10 to the power -3 इंटू 10 to the power -3 इक्वल टू 6.02 10 to the power 22. 18 ml हम जानते हैं 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, दैट इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 मोलिकुल at 1 atm and 273, 0.00224 लीटर. हम जानते हैं 22.4 लीटर इक्वल टू 6.02 10 to the power 23 मॉलिक्यूल. 0.00224 आंसर कैलकुलेशन किया गया है स्क्रीन पे. अगर 22.4 लीटर में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक में हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे 6.02 10 to the power 19 मॉलिक्यूल आंसर आ गया.
तो 0.18 ग्राम तो हो गया 0.1 मोल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम। 18 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 0.18 ग्राम हो गया 0.1 मोल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हो गया 6.02 इंटू 10⁻²2। तो सारे में देखिए किस आंसर हो गया 2i हो गया सही। 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखे 6.02 10⁻23। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, ये फॉर्मूला को अभी याद करना पड़ेगा। 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट। और अब आटम की बात करेंगे तो एटॉमिक मास हो सकता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। और इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कितना नंबर एटम आएगा अगर क्वेश्चन आता है 1 मोल में, तो दैट इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एटम की बात करेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर वॉल्यूम के बात करेंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एनटीपी और 22400, इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,400 ml हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला मोल के कंसेप्ट का, अगर इसको याद करेंगे तो इसको समझ जाएंगे तो मोल कंसेप्ट का सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और इसका आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तो आपको जो 32 था इसका आंसर मिल गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको मिल गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्रॉस लिंक और नेटवर्क polymer, they contain covalent bonds between various linear polymer chains. They contain strong covalent bonds in their polymer chains. Examples are bakelite melanine. They are formed from bi and tri-functional monomers. तो चारों से ये एंशियंट का पेज नंबर 426 में पूरे क्लियरली लिखा है क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है क्या ना। क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम बाईफंक्शनल ट्राईफंक्शनल मोनोमर and contain strong covalent bonds between various linear polymer chain. Example bakelite melamine. तो यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में यहाँ पे दिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मेलामाइन बैकेलाइट होता है, ये का एग्जाम्पल ये सही है, कुछ ऑप्शन नंबर 3। दे आर फॉर्म्ड बाई ट्राई फंक्शनल मोनोमर, ये भी सही है, फ्रॉम बाई ट्राई फंक्शनल मोनोमर में निर्मित होता है। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। पहला ऑप्शन जो है दे कंटेंट कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लिनियर पॉलीमर चेन्स, तो ये भी सही है। लेकिन जो कुछ ऑप्शन नंबर 2 है दे कंटेंट स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स इन दर पॉलीमर चेन्स, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका। इसमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है पॉलीमर चेन में, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लिनियर पॉलीमर चेन, लिनियर पॉलीमर चेन में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड दिया गया पॉलीमर चेन में नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो अगर एनसीईआरटी आपको थॉरोली रीड करना है, लाइन बाय लाइन बीट बाय बीट आपको रीड करना है, तो आप केमिस्ट्री में आसान के साथ अच्छे नंबर रख सकते हैं नीट में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नाइट्रेशन ऑफ अनिलिन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो अनिलिन बिकॉज। अगर अनिलिन को हम नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मेटा नाइट्रो अनिलिन फॉर्मेशन होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन है इन स्पाइट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजिशन। इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम अनिलिन इज प्रेजेंट इज अनिलियम आयन, ये लगता है सही। इन absence ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू, ये तो नहीं है। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अमीनो ग्रुप इज मेटा रिएक्टिव, ये भी नहीं है। अमीनो ग्रुप is orthoparadiacting group. The aniline is basic in nature and in strong acidic medium. After acid-base reaction, aniline convert into anilium ion, which deactivate ring and known as meta director. तो अनिलियम आयन जब फॉर्मेशन होता है वो एक डीएक्टिवेट करता है रिंग को, तो ये मेटा डायरेक्टर होता है, तो नाइट्रो ग्रुप मेटा से अटैच हो जाता है। तो ये ऑप्शन 2 जो है इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलिन इज प्रेजेंट एज अनिलियम आयन, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following
ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। जब भी कोई बेरिलियम बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्साइड का, ये एक ही ग्रुप में होते हैं। मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम एक ही ग्रुप में जब ये होते हैं तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम का ऑक्साइड नेचर क्या होगा? तो बेरियम सबसे नीचे होता है, बेरियम का सबसे ज़्यादा, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद बेरिलियम का आएगा। The oxide nature of the oxides of group second elements increases from top to bottom. So this is the increasing order of oxides of group 2 elements. Question number 39, the difference between amylase and amylopectin. तो अमीलेज अमीलोपेक्टिन में एक स्टार्च होता है, ये तो पॉलीसैकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप होता है मोनो पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड। तो स्टार्च होते हैं ओलिगोसैकेराइड में, तो इसमें अमीलोज अमीलोपेक्टिन स्टार्च के अंतर्भुक्त है। तो अमीलोज इन वाटर इंसॉल्युबल होता है और लॉन्ग ऑन ब्रांच चेन विथ ओनली अल्फा कार्बन 1 कार्बन 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड करता है। अमीलोपेक्टिन ने वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लॉन्ग ब्रांच चेन करता है, अल्फा कार्बन 1 कार्बन 4 और कार्बन 1 कार्बन 8 ग्लाइकोसिडिक। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है ना, अमीलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। बिल्कुल ये सही है। अमीलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नहीं है। अमीलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज 1,6 बीटा, ये तो नहीं है, दोनों का अल्फा होता है। अमीलोज हैव 1,4 अल्फा लिंकेज और 1,6 बीटा, ये भी नहीं है, दोनों का अल्फा लिंकेज होता है, 1,4 होता है और 1,6 होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated sulfuric acid. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product and STP will be. अगर हम फॉर्मिक एसिड 2.3 ग्राम को रिएक्शन कराएंगे ऑक्सैलिक एसिड का 4.5 ग्राम से कंसनट्रेटेड H2SO पर पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? फॉर्मिक एसिड जब ही कंसनट्रेटेड H2SO देता है तो हीट होता है, हीट रिएक्शन होने के बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वाटर आ जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 46, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 20। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन में पूछा गया 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड को जब हम कंसनट्रेटेड H2SO पर देंगे, इसके साथ ऑक्सैलिक एसिड भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑक्सैलिक एसिड का भी रिएक्शन किया गया है, तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इवॉल्व गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH, जो गैसेस मिक्सचर आएगा इसको हम पास करेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और वाटर आता है। तो पहला जो फॉर्मिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसका मास हो गया 1.4 ग्राम। किससे हुआ ना, देखिए 46 ग्राम इक्वल टू 20 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 ग्राम इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 46, then 2.3 equal to into 2.3, so that answer is equal to 1.4 ग्राम। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड जब भी हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया 1.4 ग्राम। KOH absorbs carbon dioxide, so remaining gas is only carbon monoxide, so total mass of remaining gas equal to 2.8 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल मास हो गया 2.8 ग्राम। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है, जो KOH जब रिएक्शन में ऐड करेंगे तो ऑब्जर्व KOH किसको ऑब्जर्व करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करने के बाद रिमेनिंग जो प्रोडक्ट रहा वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट हो गया 1.4 ग्राम, सेकेंड रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट हो गया 1.4 ग्राम। तो दोनों का एडिशन कर देंगे, टोटल वेट हो जाएगा 2.8 ग्राम। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड KOH पैलेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन करता है। जब भी इस रिएक्शन मिक्सचर में हम KOH का पैलेट ऐड करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ देगा।
तो यहाँ पे रिमेनिंग प्रोडक्ट जो हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट हो गया 2.8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज ये भी रिडक्शन रिएक्शन में आया है, तो ये सिंपली बैलेंस है। फॉर द रिडक्शन रिएक्शन द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, यहाँ पे बैलेंस किया गया है। तो इजीली बैलेंस में जो टर्म है MnO4 माइनस के पास कितना लिखा जाएगा, कितना मोल, C2O4 माइनस में कितना मोल रहेगा, Mn प्लस और H प्लस में कितना रहेगा, ये सिंपली बैलेंस करेंगे। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल यूज करके बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करके बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल यूज करके और रिडक्शन हाफ सेल यूज करके, हाफ सेल रिएक्शन यूज करके बैलेंस किए हैं। तो MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 7, वो चेंज हो गया Mn+2 में, तो कितना चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, मैंगनीज दोनों साइड में बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो जिस साइड में ऑक्सीजन का नंबर कम है, तो जितना कम है उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जब कम है उतना H+ ऐड कर देंगे, एसिडिक मीडियम का फंडा है। तो 8 हाइड्रोजन कम है तो 8 H+ ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, C2O4-2 चेंज टू CO2। तो यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सैलेट आयन चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तो पहले कार्बन को बैलेंस किया, 2 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस हुआ, तो इसलिए राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया गया है, नीचे 5 मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस 2 प्लस 16H प्लस गिव्स राइज टू 2Mn+2 प्लस 10 CO2 प्लस 8H2। तो यहाँ पे मैंगनेट आयन के पास 2 मोल रहेगा, ऑक्सैलेट आयन के पास 5 रहेगा और H+ के पास 16 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुझे तो लगता है 2 रहेगा, तो 2 MnO4 माइनस, तो आप ऑक्सैलेट में रहेगा 5, तो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे गलती से 2 गया है, 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, द फैक्टर A टू द आइडियल गैस, बहुत ही सिंपल है, गैस स्टेट का क्वेश्चन है। वैन डर वाल्स, दिस इज द प्रेशर करेक्शन फैक्टर, B इज द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल ऐसे ही होगा। द करेक्शन फैक्टर A टू द आइडियल गैस इक्वेशन करेस्पॉन्ड्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो ली चार्ल्स प्रिंसिपल आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम फ्रॉम द क्लास 11th। तो यहाँ पे देखिए A2B2 इक्वल टू X2, हीट ये हो गया, रिलीज होता है, नेगेटिव दिया गया है, रिलीज होता है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमका कंडीशन फॉर क्या टेम्परेचर या प्रेशर है क्या, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर का कंडीशन क्या होता है, सो आइडियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पर डेल एन नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट का 1, रिएक्टेंट का 2, तो 1 - 2 इक्वल टू -1, डेल एन -1 हो गया, डेल एच भी माइनस है। तो डेल एन माइनस है मतलब जब भी हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होता है, नेगेटिव होता है, तो 2 से 1 आ गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से अधिक है, प्रोडक्ट में कम है, तो वहाँ पे प्रेशर होता है हाई, और टेम्परेचर यहाँ पे एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर होता है लो। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, तो कंडीशन पहला जो ऑप्शन है वो सही है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। Question number 44, the bond dissociation energy of X2, Y2 and XY are in the ratio of 1:0.5:1. Del H for the formation of XY is -200 kilojoule per mole. The bond dissociation energy of X2 will be, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, तो X2 Y2 मिलकर आपको XY देंगे, तो X2 Y2 मिलकर तो 2XY हो जाता है, तो XY कैसे देंगे, तो हाफ मोल लेंगे, हाफ मोल ऑफ X2 प्लस हाफ मोल ऑफ Y2 गिव्स XY। यहाँ पे डेल एच कितना है ना, -200, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल एच का जो फॉर्मूला होता है किससे कैलकुलेशन किया जाता है ना, द एनर्जी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, तो हाफ एंथैल्पी ऑफ एनर्जी ऑफ और बॉन्ड एनर्जी ऑफ द एक्स एन प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द वाई माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द एक्स वाई। डेल एच गिवन है -200, तो यहाँ पे अनुपात में दिया है X2 का बॉन्ड एनर्जी हो गया 1
y2 का 0.5 और xy का 1 हो गया। लेट इट बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ xy इक्वल टू a, then put the all the values of bond energy of x2 y2 and xy, then we will get the value a is equal to 800 किलोजूल पर मोल। तो 800 क्या है, xy का बॉन्ड एनर्जी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इजीली आप समझ सकते हैं और आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पे है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। When initial concentration of the reactant is double, the half life period of a zero order reaction। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल कर देंगे तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड में क्या चेंज आएगा। हम पता है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई टू के, सी नॉट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे टी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर डबलिंग करेंगे तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा डबल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में हम जो 2018 का क्वेश्चन नंबर 28 से 45 तक सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, समझिए। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल सजेशन बॉक्स में सजेशन दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम सारे वीडियो लेक्चर लाएंगे, नोट्स लाएंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे बहुत ही डिफिकल्ट एमओटी, सीएफटी सारे का टॉपिक धीरे धीरे ले आ रहा हूँ। इसके साथ हम अगला वीडियो लेकर आएंगे रिडक्स रिएक्शन का बैलेंस। जैसे कि रिडक्स रिएक्शन में 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, हर कोई शिफ्ट में, हर जो ईयर क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट, बहुत सारे सेट क्वेश्चन आता है, तो कोई भी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 टॉपिक में ऑलरेडी बना दिया हूँ, 2 वीडियो बना दिया हूँ इस रिडक्स रिएक्शन के चैप्टर के ऊपर। लेकिन अगला वीडियो लाएंगे सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बैलेंस करेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की मेथड यूज करके कैसे बैलेंस किया जाता है, और रिडक्स हफ्सल रिएक्शन यूज करके कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल हम देखेंगे, अगला क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।